गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे फॉसिल्स की। उस फॉसिल्स में भी फाइलम मोलस्का की और फाइलम मोलस्का की एक क्लास सिफेलोपोडा। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, आपका आज का टॉपिक का नाम सिफेलोपोडा। ये सिफेलोपोडा भी आपके गैस्ट्रोपोडा और लेमेलिब्रैंकिया की तरह मोलस्का फाइलम से ये बिलोंग करते हैं और सिफेलोपोडा पूर्ण रूप से समुद्री प्राणी हैं जिनके पैर उनके सिर के बिल्कुल समीप होता है। और इन प्राणियों में अधिकांश जो है वो नेक्टोनिक हैबिटेट के होते हैं या तरणक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने की एक अद्भुत क्षमता होती है। और इनका एक विस्तृत भौगोलिक वितरण होता है, यानी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका विस्तृत होता है और ये अपने बॉडी को, अपने शरीर को वातावरण के अनुसार एडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। ये एक गुण इनमें होता है। और सिफेलोपोडा का जो अभी निर्धारण है इनके बाह्य लक्षणों की सहायता से अधिक सरलता से किया जा सकता है, यानी इनकी शारीरिक रचना बाहर से देखने में भिन्न प्रकार की होती है, इसीलिए इनकी शारीरिक रचना का अभी निर्धारण हम इनके बाह्य लक्षणों को देख के हम आसानी से कर सकते हैं। हम इनके शरीर की आकारिकी की यदि हम बात करें तो इनका भी शरीर गैस्ट्रोपोड्स और लेमेलिब्रैंक या ब्रैकियोपोड की तरह ही इनका शरीर भी शेल यानी कवच का बना होता है, लेकिन इनका ये कुंडलित होता है, कॉइल्ड होता है। तो इनका कुंडलित कवच अपने सरलतम रूप में चेम्बर्ड कोन जैसा होता है, जैसा कि आप डायग्राम में दिख रहे हैं। एक कक्ष युक्त कक्ष में, यानी उसमें बहुत सारे कोष्ठ होते हैं, कक्ष होते हैं, चेम्बर होते हैं और वे एक कोन के रूप में, एक शंकु के रूप में आवर्त होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। तो इनका कुंडलित कवच अपने सरलतम रूप में कक्षमय चेंबर या शंकु या चेम्बर्ड कोन जैसा होता है, जो चौड़े भाग की ओर खुला हुआ तथा नीचे नुकीले भाग की ओर बंद होता है। कवच के दो पार्ट हैं, एक तो है लिविंग चेम्बर या उसको आप बॉडी चेम्बर भी कहते हैं, एक पार्ट, और दूसरा है वो है आपका फैग्मोफोन या उसको आप आवर्त शंकु कहते हैं, जो कि ट्रांसवर्स रिजेस से पट्टों से ये विभाजित होता है। और इनका प्रत्येक इनका जो सेप्टम है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, में एक होल होता है, एक छिद्र होता है, जिसमें से एक पतली नली नीचे की ओर निकली होती है, जिसको साइफेंकल के नाम से जाना जाता है। ये साइफेंकल के नाम से जाना जाता है। और जितने भी आपके सेप्टम्स हैं वो सब एक जिस लाइन द्वारा जुड़े होते हैं उनको आप स्विचर लाइंस या सीवन रेखा इसके नाम से भी जानते हैं। और इन सिफेलोपोड्स में जो स्विचर लाइंस हैं, जो सीवन रेखाएं हैं, वो इनका एक डायगोनिस्टिक कैरेक्टर है, यानी आप कह सकते हैं कि सिफेलोपोड्स की पहचान का एक विशेष गुण है, एक विशेष लक्षण है, वो अपने कॉइलिंग और स्विचर लाइंस, इन दोनों से ये बेहतर तरीके से पहचाना जाता है। यदि हम इसके कॉइलिंग की बात करें, इसके कुंडलीकरण की बात करें, तो इसमें सिफेलोपोड्स में बहुत सारे कॉइलिंग्स होती हैं, बहुत सारे कुंडलीकरण इसमें पाया जाता है।
जिनके नाम अलग अलग हैं। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए, देखेंगे इसमें 5 तरह के कॉइलिंग्स कुंडलीकरण हमें दिख रहे हैं। एक का नाम है ऑर्थो सिरेकोनिक, इसको रिजु कुंडलीकरण कहा जाता है। दूसरा है सीरोटोसिरोकोनिक कॉइलिंग, इसको आप वक्र कुंडलीकरण भी कहते हैं। उसी तरह से गायरोसिरोकोनिक, यानी ये आबद्ध होता है, चारों तरफ से ये बंद होता है कॉइलिंग। और उसी तरह से चौथा है टर्फीसिरोकोनिक, ये एक दूसरे के जो इसके चैम्बर हैं वो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको टर्फोसिरोकोनिक कॉइलिंग कहा जाता है। उसी प्रकार से इन्वोल्यूट या नोटिलोकोनिक कॉइलिंग भी इनमें पाई जाती है, जिसको अंतर्वलित कुंडलीकरण के नाम से आप जानते हैं, समझते हैं। यदि हम इनके स्विट्जरलैंड की बात करें, जो इनका एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि सिफेलोपॉड का कवच ट्रांसवर्स रिसेस द्वारा या ट्रांसवर्स सेप्टम द्वारा अनेक चैम्बर्स में विभाजित रहता है। इन सेप्टम्स और कवच के अंदर की सतह के बीच की जो लाइन है उसको आप स्विचर लाइन या सीवन रेखा के नाम से कहते हैं। प्राणी की मृत्यु के बाद कवच के अंदर महीन अवसाद अथवा कैल्साइट जैसे खनिज के भर जाने से और फिर कवच के मूल पदार्थ के नष्ट हो जाने पर बचे हुए सांचे की ऊपरी सतह पर ये रेखाएं स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। सीवन रेखाएं सदैव वृत्ताकार न होकर तरंगित भी हो सकती हैं, और ये दो मुख्य भागों लॉब और सैडल, इनमें इनको विभाजित किया जा सकता है। नोटिलॉइड सिफेलोइड की तुलना में एमोनॉइड जो सिफेलोइड्स हैं उनकी स्विचर लाइन विशेष महत्व रखती है, यानी कि इसका जो एक दूसरा सब ऑर्डर है जिसमें नोटिलॉइडिया और एमोनॉइडिया आते हैं, उनमें जो एमोनॉइडिया सब ऑर्डर है उसकी स्विचर लाइन सबसे ज्यादा सुस्पष्ट होती है, सबसे ज्यादा विकसित होती है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, सबसे ज्यादा जटिल भी होती है। और ये कई प्रकार की ये स्विचर लाइन्स भी हैं, वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे नोटिलॉइड स्विचर और गोनियोटाइटिक स्विचर, उसी तरह से सीरोटाइटिक स्विचर और एमोनाइटिक स्विचर। तो ये C1 इस प्रकार से 4 या 5 तरह की जो स्विचर लाइन है वो हमें देखने को मिलती है। नोटिलॉइड, सीरोटिटिक, एमोनाइटिक और आपका गोनियोटिक, ये इतने प्रकार का आपको स्विचर लाइन इन सिफेलोपोड्स में देखने को मिलेगा। यदि हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, इसके वर्गीकरण की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि गैस्ट्रोपोड्स और लेमेलिब्रेक्स की तरह ही सिफेलोपोड्स का भी फाइलम मोलस्का है। मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आते हैं ये सारे प्राणी। क्लास सिफेलोपोडा है। इसका इसके ऑर्डर है, 2 गण है इसके, एक है टेट्राब्रैंकिया और दूसरा है डायब्रैंकिया। डायब्रैंकिया के बहुत कम फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। मुख्य रूप से हमें टेट्राब्रैंकिया जो ऑर्डर है उसी के हमें फॉसिल्स या जीवाश्म अधिक देखने को मिलते हैं। इनका इस टेट्राब्रैंकिया के 2 सब ऑर्डर मिलेंगे आपको, नोटिलॉइडिया और एमोनॉइडिया। जैसे कि अभी अपन ने चर्चा की, जो स्विचर लाइन जो इनका डायग्नोस्टिक फीचर है सिफेलोपोड्स का, वो स्विचर लाइन जितने भी सिफेलोपोड्स के ऑर्डर्स हैं या सब ऑर्डर्स हैं उनमें सबसे स्पष्ट, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे डेवलप्ड जो स्विचर लाइन है वो एमोनॉइड्स में ही मिलेगा। इसीलिए एमोनॉइड्स एक इंडेक्स फॉसिल्स या गाइड फॉसिल का काम करते हैं। तो इस प्रकार आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इनके स्विचर लाइन्स और इनके चैम्बर्स या इनके बॉडी पार्ट्स को आधार मानते हुए आप इस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद हम थोड़ा सा इसमें इनका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। ये जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें सभी फॉसिल्स का देना आवश्यक होता है। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनका जो भूगर्भीय वितरण है वो क्या है, ये हमको सबका बताना होगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड में किस
कब कब इनका विकास हुआ, कब ये विलुप्त हुए, कब ये चरम विकास की स्थिति में पहुंचे। तो यदि हम सिफेलोपोड के जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एमेनॉइड सिफेलोपोड की अपेक्षा नोटिलॉइड सिफेलोपोड बहुत पहले अस्तित्व में आ चुके थे और ऑर्डिनिशियन टाइम पीरियड में ये सिफेलोपोड बहुत ज्यादा विकसित हुए। सिल्यूरियन टाइम पीरियड में ये अपने विकास के चरम पर थे। जुरासिक और क्रेटेशियस टाइम पीरियड में इनका भौगोलिक वितरण विस्तृत था और वर्तमान में भी सिफेलोपोड्स की कुछ जातियां प्रजातियां हमें इस रिसेंट टाइम पीरियड में, वर्तमान पीरियड में भी हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आपका ये पैलेंटोलॉजी का मोलस्का फाइलम का आज ये अंतिम आपका सिफेलोपोडा था, जिसको कि हमने आज जानने का प्रयास किया। अब इसी सिफेलोपोड्स में आगे हम एमेनोइड्स और जो नोटिलॉइड्स है, नोटिलॉइड्स और एमेनोइड्स, इनकी भी हम चर्चा, दोनों की चर्चा हम आगे की क्लास में भी करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।